वेरिफिकेशन करके एक बार फिर से चुनाव की मजबूती के लिए उनको तैयार कर रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह निर्माण के लिए और कुछ हमारी जो रणनीतिक चीजें उनकी चर्चा के लिए जिले में इस तरीके से जो प्रमुख कार्यकर्ता उनके साथ में एक राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होती है और उसके अलावा भी जो कुल मिलाकर संगठन का हमारा लेखा जोखा उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। एक आज मेरे ख्याल से सारी जिले की बैठकें हमारी हो जाएंगी। हरियाणा के 22 के 22 जिलों में ऐसे 5-6 प्रमुख नेताओं ने, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, विप्लव जी भी शामिल हैं, सुरेंद्र नागर जी और हम सब लोगों ने पूरे हरियाणा को प्राथमिक तौर पर संगठनात्मक का जो एक आकलन था उसको अभी हम लोगों ने किया है। कुल मिलाकर संगठन की मजबूती के लिए और सक्रियता के लिए, मनोबल के लिए इन सारी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। सर, प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, प्रभारी नजर आए आप यहाँ पर? सारी चीजें इतने बड़े समूह में होते नहीं है, लेकिन कुछ छोटे समूह में चर्चा करेंगे और हर विधानसभा, हर जिले में क्या राजनीतिक स्थिति है, किस तरीके से हमें उसको काउंटर करना है, तैयारी कैसे करनी है, वो भी करेंगे। आपने मोहन भड़ोली जी का जिक्र किया। हरियाणा में एक बार फिर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने और एक कार्यकर्ताओं के ही कार्यकर्ताओं में से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूं कि जब बदलाव होता है और नए लोग जब आते हैं, नई पीढ़ी आती है, तो निश्चित रूप से उसका एक संस्थागत लाभ पार्टी को मिलता है। तो मोहन भड़ोली जी के, नायब सैनी जी के एक इस तरीके के समन्वय से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। लेकिन सर, जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह थे, पूर्व शासन बीजेपी के रहे, उन्होंने कहा कि काफी देर कर दी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाने में, प्रभारी बनाने में, इससे अब कोई फायदा होने वाला है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये उनकी सोच है। बीजेपी के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की कैसे सरकार बनेगी, मैं फॉर्मूला समझ नहीं पा रहा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारा अपना मसला था, हमें प्रक्रिया के हिसाब से अध्यक्ष बनाना था, उनकी नियुक्ति होगी, प्रदेश प्रभारी के तौर पर होगी, चुनाव प्रभारी के तौर पर होगी। कांग्रेस में तो अभी तक हलचल नहीं है। ये जरूर है, मैं नूरा कुश्ती जरूर देख रहा हूं कि शैलजाल जी अपना राग लगना अलाप रही है, हुड्डा जी कुछ अलग कह रहे हैं, सुरजेवाला जी कुछ अलग कह रहे हैं। तो कांग्रेस की खिचड़ी खराब है, बीजेपी का तो ठीक है। लेकिन आप किसान भी रहे हैं, किसानों के उसमें भी रहे हैं, लेकिन जो किसान नाराज थे और इस बार बीजेपी को वोट उनका नहीं आया, क्या कारण बनते हैं? देखिए, बीजेपी सब वर्गों की पार्टी है और सब वर्गों ने थोड़ा या ज्यादा वोट निश्चित रूप से दिया है और इसी कारण बीजेपी को विधानसभाओं में कांग्रेस से थोड़ी बढ़त मिली है। लेकिन ये जो पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ था, वो अब बेनकाब हो गया। सदन में, लोकसभा में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश हुई, जनता के समक्ष आया और नई पीढ़ी और जो हमारी किसान कौम और सब लोगों ने कांग्रेस की हकीकत को ठीक से समझ लिया। कांग्रेस इतनी भली होती तो राज से जाती नहीं। 55 साल खूब मौका उनको दिया। 10 वर्षों में बीजेपी ने खेती के 1.25 लाख करोड़ के बजट से लेकर तमाम जो नवाचार किए, मैं देख रहा था कि एनडीए की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री का पहला फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने का था। हमारी नीति साफ है, नियत साफ है। मुझे लगता है कि सभी कौमें बीजेपी के साथ हैं। लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान, इस बात को लेकर धरने प्रदर्शन भी किए। देश में 14 फसलों पर 1.5 गुना एमएसपी पर खरीद बीजेपी के राज में शुरू हुई है। मैं समझता हूं कि ये तो एक शुरुआत है। आने वाले समय में खेती भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की प्राथमिकता भी होगी और जितना सरकार से यत्न होगा किसानों के हक में बीजेपी काम करेगी। राहुल गांधी को लेकर अभी आपने टिप्पणी की है, राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पूरा देश का बचा। राहुल गांधी उम्र से बड़े लगते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से अभी भी परिपक्व नहीं है। 1825 की पार्टी की जो दशा हुई है उन्हीं के परिवार के नेतृत्व में हुई है। कभी भी देश हित के मुद्दों पर प्रामाणिकता से कोई बात नहीं की। सदन में एक तरीके से इस तरीके के उन्माद फैलाने वाली बातें करते हैं। भला कोई राम सेतु के मसले में कोई पार्टी हलफनामा दे दे, उन्हीं की पार्टी थी, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के शागिर्द थे और अभी संसद में जब वो बोले, वो अक्सर बोलते बोलते उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और इस बार फिर उतर गई। उन्होंने पूरी हिंदू कौम को हिंसक बताया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गलत बयानी कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। इसलिए मुझे उनके एक्शन से, मुझे उनकी बातों से परिपक्वता लगती नहीं। इसलिए मुझे उनके नेतृत्व पर शंका है कि वो कांग्रेस पार्टी का भला कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा बीजेपी लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक परिणाम नहीं आ पाए, भीतर गाप के भी आरोप लगे, कार्यकर्ता भी नाराज हुए।
अब विधानसभा में किस तरह से मना पाएंगे? देखिए, मैं कह चुका, पब्लिक डोमेन में खुलेआम कह चुका, ये बात सही है, 10 सीटें थी, 10 नहीं आई। लेकिन इस चुनाव में सबसे पहले ये प्रचारित था कि यहाँ हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, हरियाणा में बीजेपी की 0 सीट आएगी, हरियाणा में बीजेपी की 2 सीट आएंगी। हमने कांग्रेस के वेग को रोका भी, और विधानसभा के सेगमेंट वाइज एनालिसिस करें तो हम 45 सीटों पर आगे हैं, कांग्रेस 42 पर है। हमने उस हार से सबक भी लिया है, सीख भी लिया है। हमारे लिए वो एक तजुर्बा था, हम उससे आगे बढ़े, समीक्षा करिए, कुछ कमियों की तरफ ध्यान भी गया है। जो जो खामियां थी इस चुनाव में पूरी करेंगे, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की कमियों को हम लोग दुरुस्त करके विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन क्या यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिए गए जो फैसले थे उन्हें बदला जा रहा है? देखिए, हर सरकार, जब कोई व्यक्ति सरकार चलाता है तो उसके समक्ष बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे प्रतिवेदन होते हैं, और वो सरकार समयानुकूल तरीके से फैसला लेती है। कई बार जो पब्लिक की डिमांड होती है, कई बार उनके बीच से कोई वॉइस आती है, तो ये जो संशोधन है या अमेंडमेंट है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सामान्य प्रक्रिया है। जनता के मिजाज के अनुरूप जो योग्य लगता है वो व्यक्ति वहां पर करता है। लेकिन बुनियाद साहब, लेकिन जिस तरह से अभी तो पन्ना पड़ा है, अब पूरी किताब ही पढ़ जाएगी विधानसभा में। मेरे ख्याल से कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ बिखरा कुनबा है, ये चुनौती तो उड्डादीन हो सकता है। ये बात कांग्रेस के लिए कही होगी, क्योंकि जो पन्ना फटने वाला उन्हीं का फटेगा, बीजेपी का नहीं। 2019 में आप 75 पार का नारा देते थे, अब की बार 60 पर आकर रखते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ बीजेपी? देखिए, मैं खैर पिछली बार के नारे पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं और न कोई भविष्य वेता हूं, पर आज भी आपके समक्ष ये कह सकता हूं कि बीजेपी हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएगी। जितना जायज बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती जी। मेरे ख्याल से यदि दुनिया का प्राइस इंडेक्स देखें तो कोरोना जैसी महामारी और उसके बावजूद भी दुनिया में भारत का जो प्राइस इंडेक्स है, रोटी से लेकर, मकान से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, दुनिया के मुकाबले हम काफी कंफर्टेबल। लेकिन चुनाव के समय जो ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देते हैं, हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कर्मियों को जो ईडी की रेड चल रही है उसके बारे में। देखिए, एजेंसियां ऑटोनोमस हैं। अब ये एक राजनीतिक जुमला हो गया कि कोई एजेंसी एक्टिवेट होती है, कोई एक्शन लेती है, तो केंद्र सरकार के माथे आती है। वो एजेंसियां ऑटोनोमस है, वो प्रमाणों के आधार पर कार्रवाई करती है। कोई भी होता होगा, कार्रवाई होती है, उसमें सरकार का कोई लड़ना। आज सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहा है कि सीबीआई सिर्फ राज्यों के जो लेकर ही कार्रवाई करे, ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल के उसने वाला देखिए, अलग अलग तरीके के फिनोमिना, कुछ सरकारों ने सीबीआई को फ्री किया हुआ है, कुछ सरकारें परमिशन के बाद सीबीआई एक्ट कर सकती है। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जो काम करती है वो भी भारत के लिए संविधान से बंधी है, उसके अंदर कोई काम नहीं। ब्राह्मण जिले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या प्रदेश में जाट और नॉन जाट को बैलेंस करने की कोशिश करें? मैंने जैसे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले लोकसभा में जो भ्रम था कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का, वो बेनकाब हो गया। बीजेपी सब वर्गों की पार्टी है, सब वर्गों को सहूलियत देती है। आज यदि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं तो एक सामान्य आदिवासी परिवार से हैं, उपराष्ट्रपति हैं वो किसान परिवार से हैं, एक ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री, तो कुल मिलाकर समग्रता के साथ हम लोग